हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग। मैं आपका नीलेश पिया बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th वालों के लिए उनके गणित से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। जी हाँ मेरे दोस्त, और जो ये प्रश्न है आप लोगों के देखो यहाँ पे मैंने 2 मार्क वाले, उसके अलावा 4 मार्क वाले और यहाँ पे देखो 6 मार्क वाले आपके एग्जाम में। चूंकि यही 2 मार्क वाले प्रश्न आएंगे, 4 मार्क वाले आएंगे और 6 मार्क वाले, तो इन तीनों टाइप के प्रश्नों में, उसके अलावा ऑब्जेक्टिव तो आएगा ही आएगा। तो ऑब्जेक्टिव तो मैं कई वीडियो में सॉल्व करा ही रहा हूँ, इस वीडियो में मैं ये सब्जेक्टिव प्रश्न लिया हूँ। ठीक है, तो चलो इन सारे प्रश्नों को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सभी के सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख सकते हो ये सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। और ये 6 नंबर वाला प्रश्न आप लोग देख सकते हो 100% निश्चित है आप लोग के एग्जाम में आएगा ही आएगा यह। ठीक है, ये हाइट एंड डिस्टेंस वाला जो चैप्टर है उससे है। तो चलो इनको सॉल्व करना शुरू करते हैं। ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट मैं नहीं करता हूँ। बाकी कहूँगा, चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा लेना, जिससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और साथ ही हमारी जो एप्लीकेशन है UPMSP स्टडी कर आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद, या उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। ये आपके स्टडी में काफ़ी हेल्प करेगी। तो चलो हम लोग अब सॉल्व करना क्वेश्चंस को शुरू कर दें। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध कीजिए कि 2 - √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, देखो ये 2 - √5 तो एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन यही तो हमें प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे, चलो इसको हम लोग करते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं एक सादा पेज लेता हूँ, यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करता हूँ, प्रूव करता हूँ। देखो इसको प्रूव करने के लिए कंट्राडिक्शन मेथड यानी विरोधाभास विधि का हम लोग उपयोग करेंगे। यानी यहाँ अपरिमेय हमें सिद्ध करने को बोला है तो इसको हम लोग परिमेय मान लेंगे, और जो अपना ही कथन जो परिमेय हमने माना है अंत में उसी को गलत साबित कर देंगे, तो भाई वह ऑटोमेटिकली परिमेय नहीं है, तो अपरिमेय हो जाएगी संख्या। तो चलो इसको हम लोग सबसे पहले इसको हम लोग मान लेते हैं। अपरिमेय सिद्ध करना है तो परिमेय मान लेते हैं। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे कि माना कि 2 - √5 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखो अगर यह परिमेय संख्या है 2 - √5, तो हम कह सकते हैं कि अतः हम लिख सकते हैं कि अतः 2 - √5 जो होगा वो बराबर होगा P/Q के, जहाँ P और Q मान लो इनका कुछ एक निश्चित मान होगा, क्योंकि जो परिमेय संख्या है उनको P और Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो इसको हमने P/Q के बराबर में लिख दिया। और यहाँ क्वेश्चन में आप लोग थोड़ा लिख देना कि जहाँ P और Q सहभाज्य संख्याएं, P और Q सहभाज्य संख्याएं हैं, सहभाज्य संख्याएं हैं, तथा Q = 0 है, ऐसे लिख देना आप लोग। ठीक है, इतना। अब देखो यहाँ पे चलो आगे हम लोग इसको अब कुछ हेर फेर इधर कर इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो मैं 2 को इधर ही रखता हूँ क्योंकि 2 परिमेय संख्या है, तो 2 को मैं इधर रखता हूँ और ये -5 है तो उसको उधर ले जाता हूँ, तो ये P/Q है और -5 को उधर ले जाऊँगा तो +√5 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब चलो यहाँ पे इसको मैंने उधर ले गया। ठीक, तो ये आपका +√5 हो जाएगा, यानी +√5 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से 2 बराबर ये क्या हो जाएगा, अब इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये P +√5 Q/Q कुछ इस प्रकार का हो जाएगा जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो। अब देखो यहाँ पे ये 2 क्या है भाई, 2 तो एक परिमेय संख्या है। हम सब लोग जानते हैं कि जितनी भी नॉर्मल संख्या है जैसे 2, 5, 7 ये परिमेय होती है, क्योंकि इनको 2/1, 5/1 यानी P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ एक परिमेय संख्या है और यहाँ पे रूट है, मतलब √5 है। तो और ये P और Q क्या है भाई, तो P और Q भाई मतलब देखो एक परिमेय संख्या के रूप में है जहाँ P और Q सहभाज्य संख्या है, मतलब P और Q का कोई निश्चित मान होगा। जैसे मान लो P का 3 है तो Q का मान लो 4 मान है, मतलब हमें मालूम नहीं है वास्तव में, लेकिन इसका कुछ ना कुछ मान होगा। तो उसका यहाँ पे रहकर हम लोग हल करेंगे तो यहाँ पे इस √5 के कारण जो संक्रियाएँ होंगी, यानी हल करने के बाद भी यहाँ पे क्या आएगा, एक अपरिमेय संख्या आएगा। तो भाई यहाँ पे एक परिमेय संख्या और यहाँ पे आपका एक तरह से पूरा पूरा अपरिमेय संख्या है। और यह देखो बीच में बराबर दिया है कि ये दोनों बराबर हैं, तो ऐसा तो संभव नहीं है भाई कोई सम संख्या विषम संख्या के बराबर हो सकती है। मान लो कोई 2 सम संख्या है और इधर कोई भी एक विषम संख्या, कोई भी लिख लो आप,
3 लिख लो, 5 लिख लो, कोई भी लिख लो, क्या वो 2 के बराबर होगी? नहीं ना, नहीं होगी। तो उसी प्रकार यहाँ एक परिमेय संख्या है और उसके बराबर ये अपरिमेय संख्या होगी? नहीं होगी। तो ये तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे भाई ये तो मतलब विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। तो ऐसा विरोधाभास क्यों उत्पन्न हो रहा है? क्योंकि हमने ऊपर पहले ही गलत कल्पना कर लिया था कि 2 माइनस रूट 5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अतः हम कह सकते हैं कि 2 माइनस रूट 5 एक परिमेय संख्या ना होकर एक अपरिमेय संख्या है। तो इतना करने के बाद यहाँ पे आप नीचे स्टेटमेंट दे दोगे। क्या स्टेटमेंट दोगे? कि यहाँ दो मत लिखो, यहाँ एक परिमेय संख्या, यहाँ एक परिमेय, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, परिमेय संख्या, यहाँ एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर है, ठीक है। यहाँ एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या के बराबर है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है, ठीक है। मैं बोल देता हूँ, आप लोग अच्छे से लिख लेना, क्योंकि लिखूंगा तो टाइम लगेगा। तो यहाँ एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या के बराबर है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है भाई, एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, ठीक है। अब ऐसा क्यों यहाँ पे ऐसा स्थिति हमें प्राप्त हो रहा है? तो यहाँ पे आगे लिखोगे कि ऐसा विरोधाभास, ऐसा विरोधाभास यानी वही कंट्राडिक्शन, ठीक है। या यहाँ पे स्थिति भी लिख सकते हो कि ऐसी स्थिति यहाँ इसलिए उत्पन्न हो रही है क्योंकि हमने गलत कल्पना कर लिया था कि 2 माइनस रूट 5 एक परिमेय संख्या है, अतः 2 माइनस रूट 5 एक अपरिमेय संख्या। ऐसे आप लोग यहाँ एक छोटा सा स्टेटमेंट दे दोगे, बस आपका हो गया, ये सवाल प्रूव हो गया। इतना होता है, क्लियर। तो ऐसा सवाल आपके 2 मार्क में आता है। यहाँ पे 2 प्लस रूट 5 भी आ सकता है। तो सेम वहाँ 2 प्लस रूट 5 आए तो इस मतलब प्लस 5 को उधर करोगे तो माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, बस यही थोड़ा सा चेंजेस होगा और बाकी ये सब चीज़ें उसी तरह लिख दोगे। बाकी इस प्रकार कई सारा सवाल आता है, जैसे 2 रूट 5 आता है, उसको भी इसी प्रकार हल करते हैं। इसमें एक अलग सा सवाल आता है, जैसे रूट 3 हो गया या रूट 5 हो गया या फिर आपका रूट 2 हो गया, इसको अलग मेथड से सॉल्व किया जाता है और थोड़ा ये लंबा सवाल होता है, तो यह 4 मार्क में आता है, ठीक। और इसको मैंने मतलब 2 रूट में 2 शायद लेकर मैंने प्रूफ पहले ही करवा चुका है, बता चुका है आपको, तो इसको आप लोग देख लेना। तो 2 प्रकार के ये सवाल बनते हैं अपरिमेय सिद्ध करने को, कुछ इस प्रकार का, और एक अलग सा हो गया जैसे 2 माइनस रूट 5, 2 प्लस रूट 5 या 1 बाई रूट 2 या 2 रूट 3, कुछ इस प्रकार के सवाल, ठीक है। तो चलो, आशा करता हूँ अब आप लोग सारे मतलब सवालों को इस प्रकार के प्रूव कर लोगे। आगे हम लोग चलते हैं, अगला अपना प्रश्न जो है उसको सॉल्व करते हैं। अगला सेकंड प्रश्न क्या है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरणों का युग्म, ओके, ये एक हम लोग को दिया है और ये एक समीकरण दिया है, रैखिक समीकरण युग्म। इसे बोला जा रहा है कि संगत है या असंगत। काफ़ी मस्त ये भी सवाल है, ठीक है। अब चलो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए मैं इधर आ जाता हूँ। इसको सबसे पहले इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो इसका आप एक मतलब पढ़े होंगे, ये रैखिक समीकरण युग्म वाले चैप्टर में संगत या असंगत के लिए कुछ शर्तें होती हैं, पहले उनको बता देता हूँ। मान लो जैसे हम लोग की 2 रैखिक समीकरण है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ठीक है। और दूसरी है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, जहाँ a1 b1 c1 या a2 b2 c2 का कुछ मान होता है, ठीक है। a1 का मान लो कहीं 2 हो जाएगा, कहीं 3 हो जाएगा, b1 का 5 हो जाएगा, c1 का कुछ इसी तरह मतलब संख्याएं होती है, क्लियर। तो देखो इसमें जब a1 बटे a2 का अनुपात, a1 बटे a2 का जो अनुपात है वो बराबर होता है किसके, या बराबर नहीं होता है, लगातार मैं बताता हूँ। a1 बटे a2 का अनुपात जो होता है b1 बटे b2 के अनुपात के बराबर नहीं होता है। तो इस स्थिति में अगर ये रैखिक समीकरण है, मतलब रेखा की समीकरण है, तो दोनों जो रेखाएं होती हैं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है। दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं एक जगह पे, यानी उनका एक हल आता है। उनका क्या आता है, एक हल आता है, क्योंकि एक जगह पे प्रतिच्छेद कर रही हैं। और ये संगत होती हैं कि असंगत, तो देखो संगत असंगत मीन्स एक तरह से समझ जाओ कि जो साथ हो, जो रेखाएं साथ हो, तो यहाँ पे भाई एक दूसरे को काट रही हैं, मतलब एक दूसरे से मिल रही हैं, तो ये क्या होंगी, संगत होंगी, ठीक। तो इस स्थिति में अगर a1 बटे a2 का अनुपात b1 बटे b2 के बराबर न हो, ठीक है, तो इस स्थिति में क्या होता है कि रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, यानी काटती हैं, यानी इनका केवल एक हल होता है। इनको हल करने पर एक उसका हल निकलता है, और भाई ये काट रही हैं तो ये क्या होंगी, रेखाएं एक दूसरे से मिल रही हैं, तो ये इस प्रकार की रेखाएं संगत होंगी। यह फर्स्ट स्थिति होती है। सेकेंड स्थिति क्या होती है, सेकेंड स्थिति में आपका मान लो a1 बटे a2 का जो अनुपात हो वो बराबर हो,
B1/B2 के, और यही अनुपात बराबर हो C1/C2 के। मतलब ये तीनों आपस में जो अनुपात हैं वो क्या हो जाए, यहाँ पे बराबर हो जाए। तो इस स्थिति में क्या होता है कि इस स्थिति में जो रेखाएं होती है ना वो समपाती होती हैं। रेखाएं क्या होती है, समपाती होती हैं। समपाती कहने का मतलब कि ये पहली रेखा हो गई और दूसरी रेखा सेम इसी के ऊपर होती है, एकदम ऊपर ओवरलैप, यानी एक तरह से दोनों एक दूसरे को अनंत बार काटती हैं। तो इसका अनेक हल होता है एक तरह से, ठीक है। इसका क्या होता है, इस प्रकार की अगर रैखिक समीकरण प्राप्त हो जाए तो उसका अनेक हल होता है। और इस स्थिति में भी भाई रेखाएं एक दूसरे को मतलब काट रही हैं, एक तरह से एक दूसरे से मिल रही हैं, तो ये भी रेखाएं क्या होती है, संगत होती हैं। क्लियर। तो इन दोनों स्थितियों में रेखाएं संगत होती हैं। एक थर्ड स्थिति होती है, ठीक है। थर्ड आपका ये एक तरह से कॉन्सेप्ट समझ जाओ, ठीक। थर्ड स्थिति क्या होती है कि जब A1/A2 का अनुपात हो वो तो बराबर हो B1/B2 के अनुपात के, लेकिन वो C1 इनका अनुपात C1/C2 के बराबर न हो। तो इस स्थिति में क्या होता है, इस स्थिति में जो अगर मतलब ये दो रेखाओं का समीकरण है तो जो रेखाएं होती है वो एक दूसरे के क्या होती है, समांतर होती हैं। रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं और इसमें मतलब समीकरण जो होता है उसका कोई हल नहीं निकलता, ठीक है। समीकरण का कोई हल नहीं होता है, ठीक है। और इसमें जो ये रेखाएं होंगी वो असंगत होंगी क्योंकि भाई एक दूसरे से कभी मिलेंगी ही नहीं, तो वो असंगत ही होगी। तो आप समझ गए कब रेखाएं संगत होती है और कब असंगत। ये दो स्थितियां हो गई, इनमें रेखाएं संगत होती हैं, और ये समांतर वाली जो स्थिति हो गई इसमें रेखाएं असंगत होती हैं। अब चलो, ये तो रहा पूरा का पूरा इस सवाल के लिए कॉन्सेप्ट। इस सवाल के लिए ही नहीं, इस प्रकार के सवालों के लिए, सारे सवालों के लिए कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मैंने आपको ये बहुत बड़ी चीज़ बता दी क्लासों में ना, मतलब ये समझो कि आपको बताने में मतलब आधे घंटे का समय टीचर लेंगे, सब लेना चाहिए समय यार, क्योंकि ये सबसे मेन जो कॉन्सेप्ट होता है वही मेन होता है। किसी तरह आपको कॉन्सेप्ट आधे घंटे लगे भैया 1 घंटे लगे, आपको समझना ही चाहिए, ठीक। चलो, तो यहाँ हम लोग आगे चलते हैं, अब इस सवाल को करते हैं। अब देखो यहाँ पे हमें रैखिक समीकरण दिया हुआ है, एक ये रैखिक समीकरण दिया हुआ है और एक ये रैखिक समीकरण दिया हुआ है, ठीक है। रैखिक समीकरण का मानक रूप किस टाइप का होता है, जैसे A1x B1y प्लस C1 बराबर 0, मतलब इस टाइप का। यहाँ प्लस माइनस हो सकता है, यहाँ कहीं प्लस होगा कहीं माइनस होगा, सामान्यतः ऐसा प्लस लिख दिया जाता है। तो यहाँ पे देखो 2x - 3y और यहाँ पे बराबर 8 है, तो 8 को इधर लाएंगे, तो 8 को इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2x - 3y - 8 बराबर 0, ये हो जाएगा। और इस 8 को फिर इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4x - 6y, ठीक है। और ये देखो, ये आपका मतलब ये 8 इधर आ गया तो ये भी -8 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे शायद सवाल मैंने ये गड़बड़ लिख रखा है शायद, आई थिंक। मैं 1 मिनट मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ क्योंकि मुझे यहीं पे लग रहा है, ठीक है, क्योंकि अभी मैंने इसको टाइप किया हुआ है। अभी मैं देखकर आपको बताता हूँ, 1 मिनट। ओके, चलो, यहाँ पे 8 नहीं है, यहाँ पे 9 है। हालांकि 8 भी रहेगा तो ये सवाल सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे 9 है तो इसलिए मैं भी यहाँ पे 9 कर लेता हूँ, क्योंकि 9 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे देखो, ये पहला ये हो गया, ये दूसरी समीकरण हो गई। तो इसमें A1 A2 और B1 B2 हम लोग छाड़ते हैं, तो यहाँ पे हम लोग इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे मैं लिखता हूँ हल, मान लो यहाँ पे हल, ठीक। और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, लिखेंगे प्रॉपर, आपको लिखना पड़ेगा कि निम्न रैखिक समीकरण की तुलना, निम्न रैखिक समीकरण की तुलना, ठीक है, A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 तथा A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से करने पर, और जब इससे तुलना करेंगे तो ये हम लोग का यहाँ पे देखो, ये हम लोग का 2 क्या हो जाएगा, A1 हो जाएगा ये। और देखो इसमें ध्यान देना, चिन्ह सहित लेते हैं, तो यहाँ ये -3 क्या हो जाएगा, ये B1 हो जाएगा। और यहाँ पे C1 क्या होगा, तो C1 भाई 8 इधर आएगा तो -8, यानी C1 का मान हम लोग का क्या हो जाएगा, -8। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, A1 का मान हम लोग का क्या हो गया भाई, हम लोग की समीकरण क्या है, 2x - 3y और बराबर 8 है तो ये इधर आ जाएगा, यानी 2x - 3y और 8 उधर इधर आएगा तो -8 बराबर 0 हो जाएगा, ये है। तो यहाँ ये A1 का मान हम लोग का 2 हो गया, B1 का मान हम लोग का -3, B1 बराबर -3, और C1 का भी मान हम लोग का ये -8, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे हम लोग का
A2 का मान हम लोग देखते हैं। A2 का मान क्या हो जाएगा, यानी इस समीकरण से, तो ये A2 यानी ये 4 हो जाएगा और B2 -6 और C2 हम लोग का ये 9 इधर आएगा तो -9। ठीक, तो ये 4x - 6y और 9 इधर आया तो -9, यानी हम लोग की समीकरण क्या है, 4x यानी 4x - 6y, ठीक है, और -9 है। ये हम लोग की समीकरण है। तो इसमें ये A2 हो गया, ठीक है, और B2 क्या हुआ -6, ठीक है, B2 बराबर B2 बराबर -6 और उसके बाद C2 बराबर आपका क्या हो गया, वो आपका -9 हो गया। क्लियर। तो इस प्रकार आप A1 A1 B2 मतलब A1 B1 C1 A2 B2 C2 छांट लेंगे। अब यहाँ पे अब आगे लिखेंगे, यहाँ लिखोगे यहाँ पे कि यहाँ A1, ठीक है, या चूँकि यहाँ पे लिखोगे चूँकि, अब देखो अनुपात देखो A1 बटे A2 का अनुपात देखो, A1 बटे A2 बराबर क्या अनुपात है, 2/4, तो ये कटेगा तो क्या हो जाएगा 1/2। उसके बाद कामा देकर B1 बटे B2 का अनुपात देखो, B1 बटे B2 बराबर क्या है, तो ये -3/6, ठीक है, तो ये आपका कटेगा, माइनस माइनस कट जाएगा, 3 दूनी 6, यानी ये भी 1/2, यानी यहाँ A1 बटे A2 का अनुपात 1/2 और यहाँ B1 बटे B2 का भी मान 1/2, यानी A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 के, और C1 बटे C2, चलो यहाँ पे हम लिख लेते हैं C1 बटे C2 बराबर, ये C1 का मान -8 और C2 का मान हम लोग का -9, तो माइनस माइनस कट जाएगा और 8 9 तो कटेगा नहीं, यानी 8/9। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे A1 बटे A2 का मान तो B1 बटे B2 के मान के बराबर है, लेकिन ये दोनों मान C1 बटे C2 के बराबर नहीं है, तो आप लिख दोगे यहाँ पे कि यहाँ A1 बटे A2 तो बराबर है B1 बटे B2 के, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है C1 बटे C2 के, ठीक है, यहाँ ये है, मतलब ऐसी स्थिति है। तो इस स्थिति में क्या होता है, इस स्थिति में भाई यह किसका मतलब दो रैखिक समीकरणों में यह किसका मतलब एक तरह से नियम होता है कि जब A1 बटे A2 बराबर हो B1 बटे B2 के, लेकिन ये दोनों बराबर ना हो C1 बटे C2 के, तो ये समांतर रेखाओं के लिए मतलब ये अनुपात सही है, ठीक है। और समांतर रेखाओं में मतलब जो रेखाएं होती हैं वो संगत नहीं होती कि समांतर में, क्योंकि ये संगत तो नहीं होगी, एक साथ तो नहीं होगी, तो हम लिख सकते हैं कि अतः जो दी गई हम लोग की समीकरण युग्म थी, जो दी गई ये समीकरण युग्म ई और ये थी, ठीक है, तो उसी को हम लोग लिख देंगे, अतः दी गई समीकरण युग्म असंगत हैं, ठीक है, संगत नहीं है, क्या है, असंगत है। यहाँ हमें पूछा था कि संगत है या असंगत, तो असंगत है, और यही आंसर हो जाएगा। तो देखो इस तरह से मतलब यहाँ से लगाई यहाँ तक इसका सॉल्यूशन होगा, काफ़ी छोटा सा ही सॉल्यूशन है, कोई बड़ा सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार इस सवाल को आप लोग कर लोगे। देखो सवाल बताने में मुझे काफ़ी टाइम लग रहा है, आप भी देख रहे होगे, ठीक है, बाकी इसको करने में तो काफ़ी कम टाइम रहेगा, मैं इसलिए टाइम ले रहा हूँ ताकि एक जो मतलब नॉर्मल बच्चा है उसको भी समझ में आ जाए सारी चीज़ें अच्छे से, और पूरा का पूरा साथ में मैं कॉन्सेप्ट बताते चल रहा हूँ, ठीक है। देखना ये आपके एग्जाम में यही हेल्प करेगा, कॉन्सेप्ट ही हेल्प करेगा, ठीक है। चलो आगे हम लोग चलते हैं। ये पेज भर गया, एक इधर खाली है, लेकिन चलो इसको मैं साइड में रख लेता हूँ 1 मिनट, और अगला सवाल करते हैं हम लोग। अगले सवाल पे चलते हैं। अब 4 नंबर वाले प्रश्न, यहाँ 2 नंबर वाले केवल मैंने 2 प्रश्न लिया था, अब 4 नंबर वाले प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करते हैं। 4 नंबर वाला प्रश्न है, यहाँ पे देखो कि सिद्ध कीजिए कि 1 + 1 - tan थीटा बटा 1 - cot थीटा होल का वर्ग बराबर sec स्क्वायर थीटा। ओके, मतलब ये त्रिकोणमिति का सवाल है, काफ़ी मस्त सवाल है, ठीक है। ये NCERT में दिया हुआ है, मुझे याद है यह सवाल ना जब हमने पढ़ा था आई थिंक 2017 की 18 में, ठीक है, तो हमारे समय में भी था, हालांकि उस समय NCERT बुक नहीं लगती थी, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं, चलो इसको भी हम लोग हल कर लेते हैं, काफ़ी शानदार सा सवाल है, ठीक। क्या सवाल है, यहाँ पे सवाल है हम लोग का कि 1 + पोस्ट में है कि 1 - tan थीटा बटा में 1 - cot थीटा होल का वर्ग इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। हमें इसको सिद्ध करना है, इसको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए हम लोग LHS या RHS कोई भी ले लेते हैं, तो यहाँ ये LHS लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, तो यहाँ मैं LHS ले लेता हूँ, और LHS हम लोग का क्या है, वो है LHS मीन्स ये लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। चलो यानी बायां पक्ष, तो ये 1 + पोस्ट में 1 - tan थीटा बटा में 1 - cot थीटा होल का वर्ग है। अब चलो इसी को हम लोग हल कर कर और सेक स्क्वायर थीटा किसी तरह लाते हैं, तभी हम लोग का यह सवाल प्रूव होगा, एक तरह से बोल सकते हैं, ठीक। तो चलो हम लोग इसको करते हैं। यहाँ पे देखो
सेक स्क्वायर थीटा हमें लाना है उधर, यानी इधर हम लोग का मान मतलब किसी तरह ऐसा करेंगे कि कॉस में तोड़े, क्योंकि कास का उल्टा सेक होता है। ठीक, तो टैन थीटा को हम लोग साइन थीटा बटा कॉस थीटा में तोड़ सकते हैं। चलो, तो 1 प्लस ये देखो 1 माइनस टैन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, क्योंकि ये फार्मूला होता है टैन थीटा इक्वल टू ये फार्मूला होता है टैन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। क्लियर है, ये क्या होता है, ये फार्मूला होता है। तो टैन थीटा का जगह पे मैंने साइन थीटा बटा कॉस थीटा लिख लिया, और ये उसके बाद ये वाला बट्टा यानी होल बट्टे, और ये क्या हो 1 माइनस कॉट थीटा। अब देखो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा भाई, टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है, तो टैन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है, तो कॉट थीटा का फार्मूला क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा, सिंपल। तो यहाँ पे मैं कॉट थीटा है उसका जगह कॉस थीटा बटे में साइन थीटा लिख देता हूँ। ठीक है, 1 मिनट यार, गला सूख गया। ओके चलो, कोई दिक्कत नहीं, बोलते बोलते गला सूख जाता है, माफ़ करना। यहाँ पे देखो अब ये क्या हो गया हम लोग का, ये 1 प्लस इसको उसी तरह रहने देते हैं। अब देखो 1 माइनस साइन थीटा बटा कॉस थीटा है, तो ये देखो इसको हम लोग 1 में से इसको घटाएंगे तो ये कुछ इस प्रकार का हो जाएगा, ये कॉस थीटा से आपका इधर गुणा हो जाएगा, यानी कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा बटे में कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, यह कुछ इस प्रकार का हो जाएगा, और ये होल बट्टा में यानी ये वाला बट्टा, और 1 माइनस कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा है, तो ये आपका ये हो जाएगा आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे में साइन थीटा, सिंपल। मतलब हमने यहाँ पे लॉसा लेकर एलसीएम लेकर इसको हमने दोनों को ऊपर वाले और नीचे वालों को सॉल्व कर कर इस रूप में चेंज कर लिया। अब देखो यहाँ पे आगे देखते हैं 1 प्लस, आगे हम लोग का क्या होगा, इसको ऊपर ले जाएंगे, क्योंकि ये इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये पलट कर आपका क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो चलो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और बटे में ये आपका कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा और गुणे ये ऊपर जाएगा तो पलट कर गुणा हो जाता है, तो ये क्या होता है साइन थीटा अपन में ये आपका है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखो जब ऐसी स्थिति होती है, जैसे कहीं लिखा है यहाँ पे देखो, जैसे 1/2 और ये होल बट्टे में 3/2 कुछ इस प्रकार का होता है ना, तो यह ऊपर जाकर गुणा हो जाता है, तो इस प्रकार हो जाता है कि 1/2 गुणे 2/3, यह पलट जाता है ऊपर जाकर। क्लियर, आप समझ गए ना। तो उसी प्रकार ये यहाँ पे हुआ है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा था, तो यह ऊपर गुणा हो गया है, और यह देखो ये पलट गया, यानी अंश का हर का अंश हो गया है। ठीक, चलो अब देखो यहाँ पे ध्यान देना तुम, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा यहाँ पे है, और यहाँ पे क्या है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इसको हम लोग कटा सकते थे, लेकिन यहाँ एक चिन्ह का डिफरेंस आ रहा है, एक चिन्ह का डिफरेंस आ रहा है, और यहाँ पे देखो आप स्क्वायर करते आना, यहाँ पे स्क्वायर है तो ये स्क्वायर करते आना, यही छोटी छोटी गलतियाँ दिक्कत करती हैं। तो यहाँ पे देखो इसको कैसे भी हम लोग कटाएंगे, क्योंकि इसको कटा दिए तो फिर हम लोग का केवल साइन कॉस बचेगा, तो फिर मज़ा आ जाएगा कि इसको तो हमें कैसे भी कटाना ही पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए यहाँ पे हम लोग एक माइनस कामन ले लेंगे, माइनस कामन ले लेंगे तो यह आपस में इंटरचेंज हो जाएगा, और फिर इससे ये कट जाएगा। तो चलो कामन ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1 प्लस कामन, या एक तरह से कह सकते हो कि माइनस से हम लोग गुणा कर दें। ठीक है, तो चलो इस यहाँ पे मैं माइनस ले लेता हूँ, तो माइनस लूँगा तो इसको कोष्ठ में मैं कैसे लिख सकता हूँ, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, और इधर गुणे ये आपका साइन थीटा। क्लियर, और होल बट्टे में इसको मैं तो इसी तरह लिख देता हूँ, कॉस थीटा और कोष्ठ में ये आपका साइन थीटा। और यहाँ पे देखो यार, यहाँ पे ध्यान देना, 1 मिनट, कुछ गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे। देखो यहाँ पे गड़बड़ क्या हो रहा है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, चलो इसको पहले तो मैं लिख लेता हूँ, जैसे ये है साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा है, तो इसको मैं लिख देता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने गड़बड़ किया था, माइनस अगर हम बाहर कॉमन लेते हैं, ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। ठीक है, अगर माइनस यहाँ कॉमन लेते हैं हम लोग तो यहाँ भी माइनस होगा, क्योंकि कोस टूटेगा तब भी तो यहाँ पे प्लस होगा, इसके बराबर होगा। देखो जैसे यहाँ पे कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा हमने कर दिया है। ठीक है, और बाहर हमने माइनस कॉमन लिया है, तो अगर इसको हम लोग कोष्ठ को हटाते हैं तो ये तो माइनस कॉस थीटा और ये प्लस है तो ये माइनस साइन थीटा हो जाएगा। तो फिर तो ये इसके बराबर नहीं आ रहा है, यहाँ पे ये ऋण अधिक एक आ जा रहा है, तो इसलिए यहाँ भी आपका माइनस हो जाएगा। क्लियर, तो माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो आगे देखते हैं, आगे अब देखो अब क्या होगा, 1 प्लस, अब देखो कोष्ठ में ये आपका माइनस का माइनस और कोष्ठ में अब माइनस कॉस थीटा है और प्लस साइन थीटा है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, क्योंकि मतलब किसी
चीज़ के आगे, जैसे 3 है तो 3 एक धनात्मक संख्या, धन आगे नहीं लिखा जाता है, तो साइन को हम लोग वही पहले लिए, यहाँ पे हम लोग प्लस नहीं लिख रहे हैं, ठीक। और गुणे ये आपका साइन थीटा है, तो साइन थीटा और होल बट्टे में ये कॉस थीटा का उसी तरह कॉस थीटा, और ये कोष्ठ में आपका साइन थीटा है माइनस कॉस थीटा है तो कॉस थीटा। अब देखो आपके ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये आपका कट गया, सब यहीं पे लोचा था, किसी तरह इसी को कटाना था। बाकी मैं यहाँ पे भी काट सकता था, ये माइनस कॉस थीटा है माइनस कॉस थीटा, और ये प्लस साइन थीटा तो ये प्लस साइन थीटा, यहाँ पे भी डायरेक्ट आप कट कर सकते तो कर सकते थे आप, लेकिन मैं ये स्टेप थोड़ा बढ़ा दिया आपको अच्छे से समझाने के लिए, ठीक। अब देखो अब क्या होगा 1 प्लस, अब देखो ऊपर आपका क्या बचा माइनस, ये आपका साइन थीटा बटा में आपका ये कॉस थीटा बचा, और ये होल का वर्ग उसी तरह आपका चलता आ रहा होगा, ठीक। ये होल का वर्ग है तो उसी तरह ये कट गया, ये कट गया, तो ये साइन थीटा बचा, ये नीचे आपका कॉस थीटा, और ये माइनस का माइनस बचा, क्लियर। अब देखो यहाँ पे आप 1 प्लस, यहाँ पे ध्यान देना साइन थीटा बट कॉस थीटा किसके बराबर होता है भाई, हमने देखा यहाँ पे टैन थीटा के, तो यहाँ पे डायरेक्टली हम टैन थीटा लिख देंगे, क्लियर। और आगे माइनस है तो माइनस लगा देंगे, और इसका होल वर्ग है तो होल वर्ग। अब कहोगे कि अब तो ठीक है, यहाँ तक आपने कर दिया 1 प्लस पोस्ट में माइनस टैन थीटा होल का वर्ग। अब इसको आगे कैसे आप करोगे भाई, अब आगे कैसे करेंगे, तो देखो हम लोग को क्या प्रूव करना है, सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ हम लोग का RHS में सेक स्क्वायर थीटा है, हमें सेक स्क्वायर थीटा लाना है। तो यहाँ पे देखो हम लोग ऐसा एक फार्मूला ढूंढेंगे कि मतलब टैन के साथ सेक आए, तो कौन सा ऐसा फार्मूला है, तो आपको एक फार्मूला याद आ रहा होगा सर्वसमीका वाला, क्या कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपका टैन स्क्वायर थीटा यहाँ पे मतलब हम लोग देखते हैं इसका मान क्या होगा, तो ये सेक स्क्वायर थीटा -1, ये 1 इधर आ जाएगा और टैन उधर चला जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा टैन स्क्वायर थीटा, यानी टैन स्क्वायर थीटा का मान हम लोग का क्या है सेक स्क्वायर थीटा -1। तो यहाँ पे देखो, और यहाँ पे 1 है तो 1 को भी कटाना है, तो यहाँ पे देखो, और यहाँ पे वर्ग है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1, और ये कोष्ठ टूटेगा तो ये माइनस का माइनस आपका यहाँ पे एक तरह से आपका हो जाएगा, ठीक है। और साथ ही उसके साथ ही यहाँ पे ध्यान देना, उसके साथ ही आपका लेकिन यहाँ पे आपका स्क्वायर है, तो हम लोग कोष्ठ को स्क्वायर में ही सॉल्व कर मतलब इसको अंदर ही सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे प्लस का प्लस रखते हैं, माइनस टैन थीटा इसका स्क्वायर है, तो माइनस टैन थीटा गुणे माइनस टैन थीटा, ये क्या हो जाएगा आपका टैन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, क्यों नहीं होगा भाई, माइनस टैन थीटा, ठीक है, गुणे माइनस टैन थीटा, भाई इसका वर्ग है तो ये 2 बार मतलब इसका गुणा, तो ये देखो माइनस माइनस गुणा होगा तो प्लस, और टैन थीटा का गुणा होगा तो टैन स्क्वायर थीटा, क्लियर। तो ये आपका वही टैन स्क्वायर थीटा हो गया है। अब देखो यहाँ पे ये मैं इसको कहाँ सॉल्व करूँ, नीचे यहाँ पे कर लेता हूँ इसके, चलो ये 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा है, टैन स्क्वायर थीटा का फार्मूला हम लोग सेक के फॉर्म में क्या लेंगे, यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा -1, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर टैन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ टैन स्क्वायर थीटा का जगह पर हम लोग सेक स्क्वायर थीटा -1 लिख सकते हैं, तो वही यहाँ टैन स्क्वायर थीटा का जगह पे मैं लिख लेता हूँ सेक स्क्वायर थीटा -1। अब देखो 1 से 1 आपका कट गया, यहाँ पे बचा हम लोग का सेक स्क्वायर थीटा, और यही हम लोग का क्या हो गया प्रूव हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पे LHS लिया था, यानी ये लेफ्ट हैंड साइड लिया था, और इसको हल करते यहाँ पे हमने क्या ला दिया, यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा ला दिया, और चूंकि हम लोग का RHS में सेक स्क्वायर थीटा है सॉरी यार, ओके चलो, यानी हम लोग का सेक स्क्वायर थीटा यहाँ पे क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये पूरा का पूरा आपका सवाल रहा, आशा करता हूँ आपको अच्छे से एक एक चीज़ें समझ में आ गई होंगी, कहीं पे कोई डाउट नहीं रह गया होगा, ठीक है। अगर कोई भी कहीं भी डाउट आता है तो आप सिंपल कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं 100% आपको रिप्लाई दूंगा। हालांकि मैं धीरे धीरे आपको अच्छे से ऐसे समझाया कि आपको मतलब कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो, तो ये रहा काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी मस्त प्रश्न था, ये आप लोग के बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, काफ़ी मतलब इसकी काफ़ी आने की एक तरह से पॉसिबिलिटी है, ठीक। चलो, तो अब इसको हम लोग कर लिए, अब हम लोग अगले प्रश्न को करते हैं, अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न क्या है यहाँ पे, इसका 4 नंबर वाले में सेकेंड प्रश्न कि एक लंब वृत्तीय शंकु, ओके, शंकु की तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर, संपूर्ण पृष्ठ 90 वर्ग सेंटीमीटर है, इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ओके, आधार की त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है, तो इसको अब कैसे करेंगे, चलो इसको भी कर लेते हैं यहाँ पे।
हम लोग की क्या है, एक लंब वृत्तीय शंकु है। यहाँ पे चूंकि आपको एग्जाम में फिगर बनाने की जरूरत नहीं होगी, अगर फिगर बना देते हो तो कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। शंकु कुछ इसी प्रकार की होती है ना, ये हम लोग की, चलो टेढ़ी मेढ़ी मैं किसी तरह बना लेता हूँ। ये चलो ये हम लोग की हो गई। और यहाँ पे ये क्या होता है, ये शंकु की ये ऊंचाई होती है और ये शंकु की आपकी त्रिज्या हो गई ये वाली। तो यहाँ पे हम लोग का क्या दे, एक लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई क्या होती है, इसको तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। और ये आपकी ऊंचाई ये h होती है और ये तिर्यक ऊंचाई ये या फिर ये, इसको l बोला जाता है। ठीक है, ये हो गया, या ये दोनों आपस में बराबर ही होती है। ठीक है, ये l होता है, इसको तिर्यक ऊंचाई बोला जाता है। और l बराबर यहाँ हम लोग का दिया है 13 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 13 सेंटीमीटर। और इसका हमें संपूर्ण पृष्ठ दे दिया है। संपूर्ण पृष्ठ कितना दे दिया है, संपूर्ण हम लोग का पृष्ठ दे दिया है कितना, 90 पाई वर्ग सेंटीमीटर। 90 पाई वर्ग सेंटीमीटर। चूंकि वर्ग सेंटीमीटर दिया है क्योंकि क्षेत्रफल होता है, संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग मीटर होता है। क्लियर। अब इतनी चीज़ें केवल हमें दिया है और इसके आधार की त्रिज्या, यानी आधार की त्रिज्या यानी ये हमें आर का मान पूछा जा रहा है। तो चलो कैसे इसको हम लोग याद करेंगे, चलो सॉल्व करते हैं। यह हमें एल यानी तिर्यक जो ऊंचाई है या इसको तिर्यक लंबाई भी बोला जाता है वो दे दिया है, संपूर्ण पृष्ठ दे दिया है, हमें ये आर का मान पूछ रहा है। तो सिंपल यहाँ संपूर्ण पृष्ठ हमें दिया है तो संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला हम लोग यूज कर कर और आर का मान याद कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि शंकु का संपूर्ण पृष्ठ बराबर, और संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है शंकु का, वो होता है पाई आर कोष्ठ में आर प्लस एल। ठीक है, ये फार्मूला होता है। आप बुकों में देखोगे तो हो सकता है एल प्लस आर भी लिखा हो, तो कोई दिक्कत नहीं, प्लस है तो उसको इधर उधर कर सकते हैं, अगर माइनस होता तो इधर उधर करना संभव नहीं था। ठीक, चलो तो अब देखो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ बराबर ये हम लोग का फार्मूला हो गया कि पाई आर कोष्ठ में आर प्लस एल। क्लियर। अब देखो यहाँ पे शंकु का संपूर्ण पृष्ठ हमें दे रखा है यहाँ पे 90 पाई, तो शंकु के संपूर्ण पृष्ठ की जगह पे मैं 90 पाई रख लेता हूँ और बराबर ये हम लोग का पाई आर कोष्ठ में आर प्लस एल। और आर का मान हमें दिया नहीं है और एल का मान हमें दिया है 13, तो एल का जगह पे मैं 13 रख लेता हूँ और ये कोष्ठ बंद। अब देखो ये पाई दोनों आपका कट जाएगा, बराबर है मतलब ये पाई इधर आएगा तो बट्टे में एक तरह से हो जाएगा हम लोग, और यहाँ पे गुणा है तो यहाँ नीचे आएगा तो बट्टे में हो जाएगा, तो वही कटेगा ही, सिंपल यही आपको हम लोग मतलब आपको बता दिए, यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट कटा देंगे। अब देखो तो यहाँ हम लोग का 90 बराबर क्या हो गया, ये देखो आर बचा कोष्ठ में आर प्लस 13 बचा, मैं यहाँ अब आर से अंदर गुणा कर लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस 13 आर हो जाएगा, कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। ये आर से इसमें गुणा होगा तो अब देखो यहाँ पे आपको यहाँ पे एक अब गुणनखंड टाइप का बनाने को दिख रहा होगा, आर स्क्वायर 13 भाई आर 90, इसको तो हम लोग एक गुणनखंड के रूप में बना सकते हैं। एक मतलब चलो बना लेते हैं, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस टाइप का गुणनखंड होता है ना बराबर 0, तो इस टाइप में हम लोग थोड़ा इसको बना लेते हैं। कैसे, तो देखो आर स्क्वायर है ही प्लस 13 आर है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, और सी की ज़रूरत है तो इस सी को हम लोग उधर लाते हैं तो इधर जाएगा तो -90 हो जाएगा और इधर 0 हो जाएगा, और पूरा हम लोग एक तरह से पक्ष बदल देंगे तो ये आपका कुछ इस प्रकार हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस 13 आर माइनस 90 बराबर 0। इसको हम लोग कुछ इस प्रकार बदल दिए। ठीक है, अब इसको हम लोग चूँकि ये गुणनखंड के रूप में हो गया, इसी को सॉल्व कर कर हम लोग आर का मान ज्ञात करेंगे। तो चलो आर का मान हम लोग ज्ञात करते हैं। अब देखो गुणनखंड आप जानते हो कि इस 13 को आप 2 खंडों में ऐसे तोड़ेंगे, ठीक है, कि यहाँ उनका गुणा करने पे -90 आ जाए और दोनों को जोड़ने पे 13 आर आ जाए। तो भाई 18 × 5 = 90, अगर +18 रखता हूँ और -5 रखता हूँ तो दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 13 आर आ जाएगा, गुणा करेंगे तो -90। ठीक है, देखो आर स्क्वायर प्लस 18 आर रखता हूँ प्लस 5 आर रखता हूँ, 13 आर को हमने कुछ इस प्लस नहीं माइनस, तभी तो इन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो 13 आर के बराबर होगा। तो 13 आर को हमने इस प्रकार तोड़ लिया। ठीक है, ये माइनस है और ये -90 है तो -90 बराबर 0। ये गुणनखंड करने का तरीका होता है, आप 9वीं कक्षा में अच्छे से सीख लिए होंगे। ठीक, अब देखो इन दोनों में आर कामन है तो आर कामन लेंगे तो यहाँ आर बचेगा प्लस ये आपका 18 बचेगा, और यहाँ पे -5 कामन है तो -5 कामन लेंगे तो यहाँ पे आर बचेगा, और ये माइनस तो ये आपका प्लस हो जाएगा, और ये 5 से यहाँ भाग दोगे तो ये 18 हो जाएगा, और बराबर 0 है तो 0। अब देखो आर प्लस आर मतलब क्या है, आर प्लस आर मैंने बोला, आर प्लस 18 ये आपका क्या है कामन है, यहाँ भाग देंगे तो आर बचेगा।
ठीक है। और यहाँ भाग देंगे तो ये कट जाएगा तो -5 बचेगा, यानी इधर हम लोग का r+18 एक क्वेश्चन में r-5 और ये बराबर आपका इधर 0 का 0। यानी अब एक बार r+18 बराबर 0 करोगे तो r का मान क्या हो जाएगा -18 और r-5 करोगे तो r का मान 5 हो जाएगा। यानी r बराबर आपका एक तो मान आएगा -18 और एक आएगा 5। अब देखो r यानी त्रिज्या का मान एक -18 आया और एक 5 आया, ठीक। अब यहाँ ये त्रिज्या तो भाई यहाँ पे -18 है तो ये तो हो नहीं सकती, क्योंकि त्रिज्या भाई मतलब लंबाई एक तरह से निगेटिव हो नहीं सकती यहाँ पे, तो इसलिए यह नहीं होगी। तो यहाँ पे आप लिख दोगे कि चूंकि r का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता, अतः लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या r बराबर 5 सेंटीमीटर, और ये आप आंसर ऐसे लिख दोगे। तो ये आपका सॉल्व हो गया। बस इतना सा छोटा सा था, इसमें केवल ये फार्मूले का खेल था। अगर फार्मूले आपको यहाँ पे मालूम है तो आप ऐसे सवालों को कर जाओगे। चलो थोड़ा इसका हम लोग सारा का सारा थोड़ा शंकु का हम लोग फार्मूला भी देख लेते हैं, ठीक। शंकु का सबसे पहले हम लोग आयतन का फार्मूला देखते हैं। शंकु का आयतन v यानी वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है 1/3 पाई r² h, ये शंकु का आयतन का फार्मूला होता है। उसके बाद एक आपका वक्र पृष्ठ आता है, वक्र पृष्ठ का जो फार्मूला होता है वो आपका पाई RL होता है। और उसके बाद संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला यानी संपूर्ण पृष्ठ आता है, तो वो आपका मैंने ऊपर बता ही दिया, पाई r कोष्ठ में r+L, या इसको L+R भी लिखा जाता है। और एक और फार्मूला होता है ये तिर्यक ऊंचाई निकालने का, तो तिर्यक ऊंचाई यानी तिर्यक ऊंचाई कोष्ठ में मैं L लिख देता हूँ क्योंकि इसको L से प्रसिद्ध किया जाता है, बराबर वो क्या होता है √, ठीक है, √r² प्लस h²। ये कैसे होता है देखो, तिर्यक ऊंचाई L या मतलब ये, तो इसको मान लो मैं ले लेता हूँ। तो यह देखो ये क्या है, यहाँ पे देखो यह एक समकोण त्रिभुज हो जाता है, तो ये आपका आधार हो जाता है, ठीक है। ये आपका एक तरह से कर्ण हो जाता है और ये आपका लंब हो जाता है। तो यहाँ इसका तिर्यक ऊंचाई ये आपका कर्ण हो गया, तो कर्ण का मान हमें निकालना है। तो कर्ण बराबर आप जानते हो कि √ आपका आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है, या लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इधर उधर भी कर सकते हो। तो उसी के हिसाब से ठीक है यहाँ पे ये फार्मूला बनता है। तो ये शंकु से रिलेटेड 4 फार्मूले होते हैं, इनको आप याद कर लेना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं हम लोग। आगे चलने से पहले एक और हम लोग थोड़ा बेलन के भी फार्मूले देख लेते हैं, क्योंकि बेलन से संबंधित भी काफ़ी प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में। तो यहाँ तो हम लोग फार्मूले ही देख लेते हैं। बेलन का सबसे पहले आयतन क्या होता है, आयतन होता है पाई r² h, ठीक है, 1/3। जैसे शंकु में 1/3 होता है तो वो हट जाता है, ठीक है, पाई r² h केवल यहाँ पे होता है, ठीक। सेकेंड आपका वक्र पृष्ठ, इसका वक्र पृष्ठ का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है 2 पाई RH, ठीक है, 2 पाई RH। यहाँ पे आपका पाई RH होता है शंकु में, लेकिन बेलन में 2 पाई RH होता है, क्लियर। और इसका संपूर्ण पृष्ठ का यानी थर्ड फार्मूला संपूर्ण पृष्ठ का जो फार्मूला होता है वो होता है 2 पाई r कोष्ठ में r+L। यहाँ पे L+R भी कहीं कहीं आप देखोगे बात एक ही हुआ। तो इसमें ये 3 फार्मूले हुए आपके बेलन में, ठीक है, और शंकु में ये आपके 4 एक तरह से फार्मूले हुए। मेन तो यही 3 फार्मूले होते हैं, एक ये तो मैंने ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। तो ये आप लोग सारा का सारा फार्मूला भी आप लोग याद कर लेना, आपके काफ़ी काम आएगा, ठीक। चलो भाई साहब, तो ये हो गया हम लोग का सवाल 4-4 नंबर वाला भी 2। अब देखो यहाँ पे इसको भी 1 मिनट मैं साइड में रख देता हूँ। अब अगला प्रश्न जो 6 मार्क वाला है, इसमें चूंकि मैं एक ही प्रश्न लिया हूँ, इसलिए लिया हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती। हालांकि यहाँ पे भी मैं 2 लेना चाहता था, लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं, एक ही लिया हूँ तो क्या दिक्कत। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है, काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है। 100% आपके ना किसी ना किसी पेपर सेट में आना ही है, इसका आएगा ही आएगा, ठीक है। तो चलो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। यहाँ पे एक सादा पेज और लेता हूँ और हम लोग सॉल्व करते हैं इस सवाल को। चलो सवाल क्या है, एक पढ़ना मतलब सॉरी माफ़ करना, पढ़ना। यहाँ पे देखो एक नाव पुल की ओर आ रही है, मतलब कोई नाव है, मान लो यहाँ पे कोई पुल है भाई, ठीक है, ये क्या है पुल है, और नाव आ रही है क्या पुल की तरफ। मान लो इधर कोई नदी है भाई, इधर कोई नदी है, ठीक है, इधर भी हो सकती है, इधर भी ले सकते हो। मान लो यहाँ पे नाव है, ठीक, ये नाव है, नाव क्या है पुल की तरफ आ रही है, एक नाव पुल की ओर आ रही है, यहाँ पे पुल है तो इधर आ रही है इसकी तरफ, ठीक। किसी क्षण पुल का उन्नयन कोण 30 अंश देखा गया। मान लो किसी क्षण, मान लो इधर से आ रही थी और यहाँ पे आई, तो यहाँ पे अभी किसी क्षण मान लो, यानी कोई भी समय वो हो सकता है, यहाँ पे उन्नयन कोण कितना देखा गया 30 अंश, ठीक है। नाव के उसी चाल से
4 मिनट चलने के पश्चात पुल का उन्नयन कोण 60 अंश हो गया। यानी मान लो अब फिर चल रही है यहाँ पे कुछ आ रही है, तो इस समय मान लो उसका उन्नयन कोण कितना हो जाता है, यहाँ पे 60 अंश हो जाता है। क्लियर। तो नाव को पुल तक पहुँचने में अभी कितना समय लगेगा, यानी अब यहाँ से यहाँ तक अभी पहुँचने में कितना समय लगेगा। यदि नाव मान लो इधर से कहीं से आ रही है और किसी समय देखने पर उसका उन्नयन कोण इस पुल से कितना है, 30 अंश, फिर कुछ चलती है और कुछ समय बाद उसका उन्नयन कोण 60 अंश हो जाता है, तो यहाँ पे आती है मान लो तो 60 अंश हो जाता है। तो कह रहा है कि पुल तक आने में अभी उसे कितना समय लगेगा। सिंपल यही से सवाल है। ठीक है, क्या है, यही आपका सवाल है। चलो इस सवाल में अगर आपको फिगर समझ में आ गया तो समझ जाओ कि आपका सवाल हो गया। तो चलो इसको करते हैं। सबसे पहले तो मैं फिगर बना लेता हूँ। ठीक है, यहीं पे मैं फिगर बना लेता हूँ। चलो यहाँ पे मान लो इधर से कहीं नाव आ रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे उन्नयन कोण कितना देखा गया, 30 अंश देखा गया नाव का। ठीक, और फिर कुछ समय बाद यानी कुछ क्षण देखा गया नाव के उसी चाल से 4 मिनट, ओके कुछ क्षण तक नहीं, 4 मिनट तक चलने के बाद मान लो 4 मिनट तक चली तो यहाँ पे आ गई, यानी 4 मिनट बाद यहाँ पे आ गई। तो यहाँ पे मान लो इसका उन्नयन कोण दिया है कि देखा गया कितना, 60 अंश। देखो यहाँ कोड लिखा है, कोण होता है, अड़ा होता है, कोई दिक्कत नहीं, टाइपिंग मिस्टेक होती है। तो यहाँ पे 60 अंश होता है। तो यहाँ से यहाँ तक उसे आने में कितना समय लगा है, 4 मिनट लगा है। ठीक है, 4 मिनट में यहाँ से यहाँ तक आ जाती है। तो अब यहाँ से यहाँ आने में कितना समय लगेगा, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि अब अभी उसे पुल तक आने में कितना समय लगेगा, क्योंकि ये पुल है। ठीक, तो इस प्रकार आपने फिगर बना लिया। मान लो इसको मैंने ए मान लिया, ये बी मान लिया। ए भी हम लोग की क्या है, पुल है। इस बिंदु को सी, इस बिंदु को मैं डी मान लेता हूँ। अब इस सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखो क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग नाव की चाल मान लेंगे। भाई नाव की चाल मान लेंगे तो उससे कई चीज़ें निकल सकती हैं। तो यहाँ पे ऐसे सवालों में हम लोग सबसे पहले नाव का चाल मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग मान लेंगे कि माना कि नाव की चाल x मीटर प्रति मिनट है। ठीक है, अब देखो हमने मीटर प्रति मिनट क्यों माना, क्योंकि देखो मिनट तो दिया है और मीटर का कहीं जिक्र नहीं है, तो हमने अपने हिसाब से मान लिया। यहाँ पे आप किलोमीटर भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो तो हम लोग आगे चलते हैं, आगे सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। अब हमने नाव की चाल मान लिया कि नाव की चाल x मीटर प्रति मिनट है। तब उसको भाई हमें दिया है, सवाल में दिया है कि इस बिंदु से इस बिंदु तक आने में उसको 4 मिनट लगे। कह रहा है ना कि एक नाव पुल की ओर आ रही है, किसी क्षण पुल का उन्नयन कोण 30 अंश देखा गया। तो यहाँ पे मान लो पुल का उन्नयन कोण 30 अंश देखा गया। ठीक है, नाव के उसी चाल से 4 मिनट चलने के पश्चात, यानी नाव के उसी चाल से 4 मिनट चलने के पश्चात उन्नयन कोण कितना हो जाता है, 60 अंश। यानी यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लगता है, 4 मिनट। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक आने में 4 मिनट लगता है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, तो यहाँ पे भाई हमें समय हम लोग का 4 मिनट हो गया और हमने चाल मान लिया कि नाव की चाल x है। तो दूरी का फार्मूला यानी समय गुणे चाल या चाल गुणे समय, वही बात हुआ। ठीक, के हिसाब से हम लोग यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए दूरी DC बराबर, ठीक है, या डी से बिंदु सी तक आने में नाव को लगा एक तरह से नहीं, दूरी ज्ञात करने हैं तो बिंदु डी से बिंदु सी के बीच की दूरी, ये भी लिख सकते हैं। ठीक, मैंने डायरेक्ट ऐसे लिख लिया, दूरी DC इक्वल टू, अब दूरी के फार्मूले से चाल गुणे समय, दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। तो चाल हम लोग का x मीटर प्रति मिनट है और गुणे समय, तो यहाँ से यहाँ तक आने में 4 मिनट लग रहा है, क्योंकि हमें ये दे दिया है। तो बराबर ये 4x, ये क्या हो गया, मीटर मान लो। ठीक, क्योंकि हम मीटर प्रति मिनट माने हैं तो हम लोग की दूरी मीटर। तो यहाँ दूरी यानी DC के बीच की दूरी 4x यानी 4x मीटर हो गई। ठीक, अब देखो आगे, अब कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक, यानी अब यहाँ से पुल तक आने में उसे कितना भी समय लगेगा। तो यहाँ एक बार और दोबारा मान लेंगे कि पुल तक आने में उसे मान लो t समय लगेगा। ठीक, तो यहाँ एक बार दोबारा मान लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे कि पुनः माना नाव को, ठीक है, नाव को C से यहाँ ये मान लो बिंदु B है, तो B तक या यहाँ पे पुल भी लिख सकते हो क्योंकि ये पुल है। ठीक, C से B तक आने में t समय लगेगा। ठीक है, ये हमने मान लिया, यहाँ से यहाँ तक आने में कितना t समय लगेगा। तब लिखेंगे, तब दूरी C, इसको CB भी लिख सकते हैं या BC भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
सी बी बराबर, अब देखो सी बी बराबर मतलब ये अब दूरी क्या हो जाएगी भाई, नाव उसी चाल से चल रही है, नाव क्या उसी चाल से आगे बढ़ रही है, तो पुल तक पहुँचने में कितना समय लगेगा, तो भाई हमने मान लिया कि पुल तक पहुँचने में टी समय लगेगा, तो चाल वही है, चाल क्या है जो पहले थी यानी x प्रति मिनट, तो दूरी बराबर चाल और गुणे समय, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो मतलब चाल है वो तो हमने लिख लिया x, ठीक है, और यहाँ तक यहाँ आने में कितना समय लगा वो हमने मान लिया t, तो दूरी क्या हो जाएगी चाल गुणे समय, तो चाल गुणे समय तो बराबर ये xt, यानी यहाँ तक यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होगी वो xt मीटर लिख लेते हैं, मीटर होगी, सिंपल। अब देखो आगे देखो, अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम त्रिभुज ए बी सी में लेंगे, ठीक है, ए बी सी में और एक बार फिर ए बी डी में लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये ए बी सी में लेते हैं, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि समकोण या इसका चिन्ह लगा देता हूँ मैं, ये समकोण त्रिभुज का एक तरह से होता है, समकोण त्रिभुज ए बी सी में चूँकि हमें ये हम लोग का कोण दे रखा है, ठीक है, थीटा, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी एक तरह से हमने निकाल ली है xt, और ये हम लोग का मालूम नहीं है, तो देखो इसमें होता क्या है कि ये हम लोग जो मालूम नहीं है उसको ऊपर रखते हैं, तो ये ए बी हम लोग का ऊपर हो जाएगा, यानी ए बी, और जो मालूम होता है उसको नीचे रखते हैं बटे बी सी, यानी ये एक समकोण त्रिभुज के हिसाब से ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, और ये किसके बराबर होता है टैन थीटा के, तो यहाँ पे आपका टैन थीटा बराबर क्या हो जाएगा लंब बटे आधार, तो लंब का मान ए बी, तो ये ए बी हो गया बटे बी सी, ठीक है, बी सी, और टैन थीटा की जगह पे हम लोग का अभी यहाँ पे क्या रखेंगे टैन 60 अंश, क्लियर है, और ए बी के जगह पे अभी हमें कुछ नहीं मालूम है तो ए बी ही रखते हैं, ठीक है, और बटे बी सी के जगह पे हमें दूरी ये हमने निकाला था xt, तो वही xt हम लोग रख देंगे, ठीक है। अब देखो टैन 60 अंश का मान √3 होता है, तो √3 बराबर ए बी बटे xt, ठीक है। अब देखो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, इधर ही गुणा होगा, तो √3 इंटू xt, यानी ए बी का मान आपका √3 इंटू xt हो जाएगा। पेन ख़त्म हो गई, चलो 1 मिनट दूसरी कोई पेन लेता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ, तू भी ख़त्म है क्या यार, अबे ये भी ख़त्म है यार, 2 पेन ख़त्म, 1 मिनट, सॉरी, चलो ये है ओके, यहाँ ए बी बराबर आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा √3 इंटू xt, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग त्रिभुज ए बी डी में लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे कि समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है। अब देखो ए बी डी में, अब देखो ए बी डी में, ठीक है, हम लोग का ये ए बी यानी अभी तक इसका मान हमें मालूम नहीं है, तो इसको ऊपर ही रखेंगे, ठीक है, क्योंकि इसका मान तो अब हमें मालूम हो गया, यहाँ पे मालूम हो गया है, चलो, और इसका भी हमें मान मालूम है, ठीक है, क्योंकि इसकी दूरी क्या है, इसकी दूरी हमने xt निकाल रखी है, ठीक है, और इसकी दूरी भी हमने निकाल रखी है कितना 4x, ठीक है, तो कुछ भी हम अब ले सकते हैं, चूँकि इसमें टैन थीटा ही लिया जाता है तो टैन थीटा ही लेते हैं, तो यहाँ पे टैन थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार, तो लंब यहाँ ए बी हो जाएगा, और बटे आधार देखो इस बड़े वाले त्रिभुज के लिए आपका लंब तो यही रहेगा, लेकिन आधार ये बी डी होगा, तो बी डी को हम क्या लिख सकते हैं बी सी प्लस सी डी, ठीक है, ये 2 दूरियों के रूप में इसको लिख सकते हैं, तो बी सी प्लस सी डी, क्योंकि ये पूरा ये आधार होगा, तो मैं इसको लिख लेता हूँ बी सी प्लस सी डी। ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि इनका अलग अलग मान दिया है, तो इसलिए इसको अलग अलग मैंने लिख लिया। अब देखो टैन थीटा, और टैन थीटा का जब अभी यहाँ इस कोण को लिखेंगे तो ये 30 अंश, तो ये आपका 30 अंश हो गया, और बराबर ए बी की जगह पे देखो √3 इंटू xt हो गया, और बटे में बी सी, यानी ये बी सी, इसका मान हम लोग का बी सी, या इसको हम सी बी भी बोल सकते हैं, इसका मान हम लोगों ने xt निकाला था, तो xt प्लस ये आपका सी डी, ठीक है, सी डी या डी सी, इसका मान 4x शुरू में ही हमने निकाला था, तो ये आपका 4x हो गया, क्लियर। अब देखो टैन 30 अंश का मान क्या होता है भाई, 1 बटे में √3 होता है, ठीक, तो 1 बटे √3 बराबर √3 इंटू xt, और ये बटे में xt प्लस 4x, ठीक। अब देखो इधर का इधर 3 गुणा, इधर का इधर, तो इधर इसका गुणा होगा, तो ये xt प्लस 4x हो जाएगा, और बराबर ये इधर गुणा होगा, तो √3 गुणा होगा तो 3 बाहर आ जाएगा रूट से, और ये xt है तो वो xt हो जाएगा। अब देखो पूरे पक्ष को बदलते हैं, यानी 3xt बराबर xt प्लस 4x, कोई चीज़ नहीं बदलेगा, पूरा दोनों तरफ का पक्ष बदल देंगे तो, ठीक है। अब चलो यहाँ पे देखो
3xt और xt इधर है, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 3xt माइनस xt बराबर ये 4x। तो 3xt में से xt जाएगा तो आपका 2xt बचेगा बराबर 4x। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग को समय निकालना था तो यहाँ पे t बराबर हम लोग निकाले तो ये 2x उधर जाएगा तो 4x, और इधर 2x गुणे t है तो उधर आकर बट्टे हो जाएगा 2x। ठीक है, अब ये कट जाएगा तो ये आपका बचेगा कि x से कट गया और 2 2 का 4, 2 हो गया। यानी t का मान आपका क्या आ गया भाई, t का मान 2 आ गया। और 2 क्या, मिनट, क्योंकि हमने शुरू में मिनट प्रति मिनट मीटर प्रति मिनट चीज़ें माना था तो इसलिए मिनट आएगा। ठीक है, 2 मिनट। तो हम लोग का क्या आ गया, समय आ गया 2 मिनट। और टी हमने समय माना था, टी क्या माना था कि पुनः माना नाव को सी से बी तक आने में टी समय लगेगा, यानी नाव को सी से बी तक आने में कितना टी समय लगेगा। और यही हमें क्वेश्चन पूछा गया था कि मतलब ये यहाँ पे आ जाती है तो उसको अब वहाँ से पुल तक आने में कितना समय लगेगा। तो आप नीचे थोड़ा सा यहाँ पे स्टेटमेंट नीचे दे दोगे कि नाव को बिंदु सी से बी तक आने में, बिंदु सी से बी तक आने में, या ये भी लिख सकते हो कि नाव को बिंदु सी से पुल तक आने में अभी 2 मिनट लगेगा, ऐसे लिख सकते हो और वहीं पे आप आंसर लिख दोगे। तो इस प्रकार ये सवाल हो गया। तो ये सवाल आपका 6 मार्क में निश्चित है, आना ही आना है, आएगा ही आएगा। ठीक है, चलो तो इस प्रकार, यार एक ही पेज में ये सवाल हो गया क्या, चलो एक ही पेज में हो गया। ये हम लोग का हो गया 5 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इन सबको आप क्लियर कर लेना, ना जाने किसके सेट में कौन सा क्वेश्चन आ जाए, तो इन सबको क्लियर कर लेना। और इसी तरह की मैं कई सारी अब वीडियो लाऊंगा। अब आप तैयार हो जाओ अच्छे से पढ़ने के लिए, क्योंकि अब आपके पास समय ज़्यादा नहीं है। ठीक, चलो भाई, तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। और बहुत यार वीडियो को बनाने में मेहनत लगती है, तो इसलिए आप अपने सारे दोस्तों के भी साथ इस वीडियो को शेयर करो। ठीक है, चलो और साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, और उसके अलावा आपको एक व्हाट्सअप चैनल का भी लिंक मिल जाएगा। जो हमारा व्हाट्सअप चैनल है उससे जुड़ जाइएगा। देखो सुबह ही ये व्हाट्सअप पे मैंने ये सारा का सारा क्वेश्चन भेज दिया था। ठीक है, तो आप व्हाट्सअप चैनल से भी जुड़ जाइएगा, वहाँ पे आपको अपडेट मिलता रहेगा। तो चलो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।